मधु अपने पति के साथ में कार में बैठ कर के कोलकाता में ही एक चौराहे से होकर के अपने घर के लिए गुजर रही थी। तभी उसका पति ध्रुव कार को रोक लेता है और अपनी पत्नी मधु से कहता है कि देखिए मधु, हमारे यहाँ पर जो नौकर काम करते थे उनकी माँ बीमार हो गई है। वो दोनों भाई थे। अब वो छुट्टी लेकर के चले गए हैं और जब उनकी माँ सही हो जाएगी तब उनका कोई भाई या दोनों ही वापस आएंगे। वही हमारे लिए खाना बनाते थे, वही हमारे घर में साफ सफाई रखते थे। अब वो जब चले गए हैं तो तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा और तुम्हें ही घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी। मधु कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं पहले भी तो साफ सफाई करती थी, पहले भी तो मैं खाना बनाती थी। जब नौकर चाकर चले गए हैं तो मैं फिर बना लूंगी खाना, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है। ध्रुव कहता है कि दिक्कत वाली बात तो कोई नहीं है, लेकिन दिक्कत वाली बात मेरे लिए है, क्योंकि मैंने कभी भी सब्जियां खरीद करके घर नहीं ले गया हूँ। मैं कभी भी कोई भी ज़रूरत का सामान घर नहीं ले गया हूँ। नौकर चाकरों से ही बोल दिया करता था, वही लेकर के जाया करते थे। अब जब वो चले गए हैं, जब हम खाना खाएंगे तो पता नहीं कैसी सब्जी होगी, कहीं हम खराब फल न ले जाएं सब्जियों में। मधु कहती है कि आप इसमें चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं गांव की देहाती लड़की हूँ, मुझे सब कुछ आता है कि कौन सा फल अच्छा है, कौन से हमें फल लेकर के जाने चाहिए। तो कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें आता है तो तुम यहाँ पर चौराहे पर बहुत सी दुकान लगी हुई हैं, ठेले लगे हुए हैं सब्जियों के, तुम चले जाओ। ये सभी जो ठेले वाले हैं गांव के प्रतीत हो रहे हैं, ये खेती में से तोड़ करके लाए होंगे फलों को और वहीं उन्हीं को बेच रहे होंगे, ताजे ताजे फल होंगे। मधु कहती है कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। मधु फिर कहती है कि आप भी चलिए, आप भी कुछ सीख लेना, जब मैं घर पर नहीं होंगी तो तुम भी ले आना। ठीक है कहता है और दोनों कार से उतरते हैं, एक ठेले वाले के पास में जाकर के खड़े हो जाते हैं और सब्जियों को कुरेदने लगते हैं। कभी टिंडों को कुरेदते हैं, कभी भिंडी को, कभी आलू को, कभी कद्दू को। थोड़ी देर बाद ऐसे ही उन सब्जियों को इधर उधर पलटने के बाद में आखिरकार वो एक कद्दू को पसंद कर लेते हैं जो कि ताज़ा था। उसे तराजू पर रख देते हैं। तराजू पर जैसे ही रखते हैं और मधु उस ठेले वाले से बोलती है कि भैया 2 किलो कद्दू कर दीजिए। तो इतनी जब आवाज़ सुनता है तो उस ठेले वाले की नज़र उस मधु पर पड़ जाती है और जैसे ही मधु पर उसकी नज़र पड़ती है तो वो दंग रह जाता है। इसके बाद में मधु की भी नज़र उस ठेले वाले पर पड़ जाती है, तो मधु भी जब उस ठेले वाले को देखती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद में जो मधु का पति ध्रुव था, उसकी नज़र भी जब ठेले वाले पर पड़ती है तो वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो ठेले वाला था ये कोई और नहीं था, ये इस लड़की का यानी कि मधु का तलाकशुदा पति बिंदेश था, जो कि पिछले 3 वर्षों से मधु से अलग रह रहा था। जब ध्रुव की नज़र बिंदेश पर पड़ी तो ये भी हैरत में पड़ गया कि आखिर इसके पास तो सब कुछ था, अब ये ऐसे सड़क पर ठेला लगा करके सब्जी क्यों बेच रहा है। जब मधु की भी नज़र इस बिंदेश पर पड़ी तो ये भी हैरान हो गई कि आखिर इतना करोड़ों का मालिक होकर के एक व्यक्ति ऐसे रोड पर ठेला लगा करके आखिर सब्जी क्यों बेच रहा है। दोनों हैरत में पड़ जाते हैं। जो बिंदेश था इसकी आंखें भर आती हैं जब ये अपने पत्नी को और उसके पति को देखता है, तो इसकी आंखें भर आती हैं। फिर ये अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछता है और ठेले से दूर हट करके उस मथु के पति के पैरों में गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। उससे फूट फूट करके कहता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो ध्रुव था ये उसमें लात मार देता है और उससे कहता है कि इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, तुम्हें
अभी तुमने कम सजा भुगती है, तुम्हें अभी और ज़्यादा भुगतनी है। इसके बाद में जो बिंदेश था वो अपनी पत्नी मधु के पैरों में गिड़गिड़ाता है, उससे माफ़ी मांगता है। मधु उससे कहती है कि तुमने जो किया था उसी का तुम आज फल भुगत रहे हो। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। ये मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी हूँ। इतना कहती है और इतना कहने के बाद में जो बिंदेश था इसकी आंखें भर आती हैं जब ये उन दोनों पति पत्नियों की बातों को सुनता है। आखिर दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे आज एक सवाल है। जैसे कि जब कोई पति दूसरी शादी कर लेता है, यानी कि जब घर में एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी ले आता है, तो जो दोनों पत्नियां होती हैं उन दोनों का आपस में जो संबंध होता है वो सौतन का होता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब कोई पत्नी एक पति के होते हुए दूसरे पति को घर में ले आती है, यानी दूसरे लड़के से शादी कर लेती है, तो आप ये बताइए कि उन दोनों पतियों का आपस में क्या संबंध है। आपसे मेरा ये सवाल है। उम्मीद है कि आपको इस सवाल का उत्तर पता होगा। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको अगली वीडियो में अगली कहानी में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप जानते हो इसका उत्तर तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि और लोगों को भी पता चले और मुझे भी पता चले कि आपने जो उत्तर दिया है वो सही है या गलत है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हरिकिशन कहानी की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों मधु जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करती थी, ये अकाउंटेंट यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। इसे महीने में 25,000 रुपये की सैलरी मिला करती थी। दिल्ली में ही ये काम किया करती थी। इसका पति बिंदेश जो कि 12,000 रुपये महीने में चौकीदारी किया करता था रात के समय में। रात 8 बजे से इसकी ड्यूटी शुरू हुआ करती थी, सुबह 6 बजे तक ये ड्यूटी किया करता था 12,000 रुपये महीने में। इसके बड़े बड़े ख्वाब थे। जब भी ये जब जहाँ चौकीदारी किया करता था, अंदर जब बिल्डिंगों को देखता था तो इसका ख्वाब हुआ करता था कि ये ऐसे ही एक बिल्डिंग का राजा हो और ऐसी बिल्डिंग में ही इसका कोई फ्लैट हो। यानी कि ये बड़े बड़े सपने देखा करता था कि इसके पास कोई अच्छी बड़ी कार हो, एक मेन रोड पर इसका घर हो। ऐसे बड़े सपने देखा करता था, यानी कि इसे अमीर बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। लेकिन इसकी जो पत्नी मधु थी, ये जब 12,000 रुपये कमा करके घर लाता था उन्हीं पैसों में खुश थी। खुद 25,000 रुपये महीने कमाती थी और पति 12,000 रुपये महीने कमाता था, लेकिन फिर भी ये खुश थी और अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी। इन दोनों का प्यार जो था वो वास्तव में प्यार था। अब समय ऐसे ही गुजरने लगता है। एक दिन ध्रुव अमेरिका से अपनी पढ़ाई कर करके लौटता है। ये ध्रुव कोई और नहीं होता है बल्कि ये ध्रुव जिस कंपनी में मधु काम किया करती थी उसके ओनर का भतीजा होता है। ध्रुव जब आया तो ये अपनी चाचा की कंपनी में घूमने के लिए गया जहाँ सभी वर्कर काम कर रहे थे। वहीं पर ये जो मधु थी ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका में वहीं काम किया कर रही थी। इसकी जो ध्रुव था इसकी नज़र चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी मधु पर पड़ती है, तो मधु को देखता है। तो ये मधु को देखने के बाद इसमें खो जाता है। मधु इतनी खूबसूरत थी कि ये मधु को देखता है तो उसका हाल बेहाल हो जाता है। ये मधु से पहली ही नज़र में प्यार कर बैठता है। फिर इस पर ये नज़रें रखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे इसे और ज़्यादा पसंद करने लगता है। ये मधु की जब अच्छे तरीके से काम करने के नतीजे को देखता है, ईमानदारी को देखता है, तो देखने के बाद इस पर और ज़्यादा मोहित हो जाता है। इसका प्यार और ज़्यादा बढ़ जाता है।
अब धीरे-धीरे समय गुज़र जाता है, लगभग इस पर नज़र रखते हुए इसे 15 दिन गुज़र जाते हैं। एक दिन ये मधु को, जहाँ मधु ऑफ़िस में बैठ कर के अपना काम कर रही थी, वहीं पहुँचता है और मधु को प्रपोज़ कर देता है। मधु जब ये देखती है तो ये हँसकर उसके तमाचा लगा देती है और इससे कहती है कि तुम होश में तो हो, तुम एक शादीशुदा लड़की से ऐसा बोल रहे हो। तो ध्रुव कहता है कि अगर तुम शादीशुदा नहीं भी होती, कुंवारी होती या फिर 40-42 साल की कोई औरत होती, तब भी मैं अपने प्यार को कम नहीं करता और अपने प्यार का इजहार करता। मैं जो प्यार करता हूँ तुम्हारे शरीर से नहीं करता हूँ, बल्कि तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारी रूह से प्यार प्यार करता हूँ। इतना सुनती है तो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, जब तुम ये जानते हो कि मैं शादीशुदा लड़की हूँ, तब भी तुम मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकते हो? और तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे जिस्म से प्यार नहीं करते हो, मेरी आत्मा से प्यार करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ध्रुव उसको समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके रहूँगा, चाहे तुम कितना भी मना करो। कहती है कि जब एक लड़की ही नहीं मानेगी तो तुम मुझे कैसे हासिल करोगे? और ये ख़्याल अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम मुझे भड़काओगे और मुझ पर प्रेशर डालोगे कि मैं तुम्हारे अंकल की कंपनी में काम करती हूँ, अगर मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो तुम मुझे निकलवा दोगे। ये तुम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना। मैं आज, अभी, इसी वक्त तुम्हारी कंपनी को छोड़ सकती हूँ अगर तुमने मुझ पर दबाव डाला कि तुम मुझे यहाँ नौकरी पर रखे हो। तो ध्रुव कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। तो इतना कहने के बाद उससे और कहता है कि एक बार सोच लेना, एक बार समझ लेना, तुम जब मेरी लाइफ में आओगी तो जो सारी प्रॉपर्टी है इसकी तुम मालकिन बन जाओगी। कहती है कि मुझे मालकिन बनने का कोई भी शौक नहीं है, मैं अपने पति के साथ में ही खुश हूँ। वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनकी गृहस्थी को नहीं उजाड़ सकती हूँ, मैं उनके परिवार को ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ भगवान के लिए। ध्रुव फिर वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद में घर पहुँचता है और घर सोचता है, विमर्श करता है कि आखिर आगे उसे क्या करना चाहिए। फिर वो अपने चाचा के ही कंपनी में काम करने वाले एक लड़के को बुलाता है और उससे बातचीत करता है। बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि इसका जो पति है वो क्या काम करता है, कहाँ रहता है। इसके बाद में जो कंपनी का एम्प्लॉय था वो अपने बॉस को सब कुछ बता देता है। कहता है कि इसका पति कोई ज़्यादा अमीर नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक 9वीं पास है और बाहर चौकीदारी किया करता है। और जो उसकी आदत है वो हमेशा अमीर बनने के ख्वाब देखता रहता है। अगर तुम मधु से प्यार करते हो तो तुम उसके पास में जाओ और उससे बातचीत करो, तुम्हारी बात ज़रूर हो जाएगी। तुम हर एक अच्छी से अच्छी कीमत पर अपनी अ, मनचाही पसंद को पा सकते हो। इतना जब ध्रुव सुनता है तो सुनने के बाद में अगले दिन ही उसके पति के पास में पहुंचता है और उससे बातचीत करने लगता है। डायरेक्ट ही उसके पास पहुंचता है, उससे कहता है कि देखो, मैं बेफिजूल की बातें तो करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे केवल इतनी बातें करने के लिए आया हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी से शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनता है बिंदेश तो कहता है कि क्या बात कर रहे हो, तो जब तुम ये जानते हो कि वो मेरी पत्नी है तो तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो। कहता है कि हाँ, मैं शादी कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। बिंदेश कहता है कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम मेरे होते हुए, मेरे जीते हुए तुम मुझसे शादी करो। ध्रुव कहता है कि मुझे पता है कि तुम अमीर बनना चाहते हो और तुम अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करते हो और उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। तुम उस 1 करोड़ रुपए में अपना बिजनेस अच्छा सा कोई ढूंढ लेना और उसे करना, और हम साथ में ही रहेंगे। मैं तुम्हें
तुम्हारी पत्नी से दूर नहीं रखूंगा, तुम्हें अलग नहीं करूंगा, हम साथ में ही विद फैमिली रहेंगे और तुम्हें मैं 1 करोड़ रुपए भी दूंगा। अब पैसों का नाम सुनते ही इसका ईमान डगमगा जाता है और बिना सोचे समझे ये हाँ कर देता है। ये सोचता भी नहीं है, क्योंकि ध्रुव ने इससे कहा था कि विद फैमिली रहेंगे, एक ही परिवार में रहेंगे। तुम अपनी पत्नी को बेच नहीं रहे हो, बल्कि तुम अपनी पत्नी की दूसरी शादी कर रहे हो। बस शर्त को मानता है। 1 करोड़ रुपए की बात जब हो जाती है तो घर पहुंचता है। शाम को जब मधु घर आती है तो मधु से बातचीत करता है। उससे कहता है कि तुम्हारी दूसरी शादी होगी। इतनी जब बात को सुनती है तो दंग रह जाती है और अपने पति से कहती है कि क्या बात कर रहे हो तुम, पति के होते हुए मेरी दूसरी शादी होगी। कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पुराने जमाने में भी तो जो राजा महाराजा थे वो 10-10 20-20 शादियां करते थे। अब जमाना बदल गया है, अब एक रानी के कई राजा हो सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मधु कहती है कि नहीं, ये मेरे जीते जी नहीं होगा, ऐसा कह देती है और उससे कहती है कि मैं कभी भी जीते जी तुम्हारे शादी नहीं करूंगी। बस फिर क्या था, जो विंदेश था ये खाना पीना छोड़ देता है। खाना पीना छोड़ता है तो पत्नी को दया आती है। फिर पत्नी इसकी बातों में आ जाती है और उसे कहती है कि ठीक है। दोस्तों, इसके बाद में जो शादी थी ये कानून के मुताबिक होनी थी। अब कानून के मुताबिक शादी तभी हो सकती है जब पत्नी का अपने पति से तलाक हो। तो कानून के मुताबिक शादी करने के लिए विंदेश का और मधु का तलाक हो जाता है। उसके बाद में मधु की और ध्रुव की शादी होती है। शादी होने के बाद में जो शर्त थी कि 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे विंदेश को, वो शर्त पूरी होती है और फिर विद फैमिली रहने का जो वादा किया गया था वो भी पूरा होता है। जो अंकल का घर था उसी घर में ये रहने के लिए चले जाते हैं, विद फैमिली रहते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं। लगभग 1.5 महीना गुजर जाता है। 1.5 महीने तक ये हंसी खुशी से रहते हैं। 1.5 महीना गुजरने के बाद में विंदेश को आभास होने लगता है कि उसने जो किया है वो गलत कर दिया है। क्योंकि 1.5 महीना जब गुजरा, जब ये अपने दोस्तों के साथ में बाहर जाता था तो इसके दोस्त आपस में बातचीत करते थे और इसे चिढ़ाते थे। आपस में बातचीत करते कहते कि पति जिंदा है, पति ने जीते जी अपनी पत्नी की दूसरी शादी करा दी। अब इसकी जो पत्नी है वो अपने दूसरे पति के साथ में कमरे में होती होगी और जब पति के साथ संबंध बना करके बाहर आ जाती होगी तो पति जो विंदेश है ये कमरे में जाता होगा, कमरे की साफ सफाई करता होगा। दोस्त जो थे ऐसी बातचीत किया करते। अब विंदेश को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है अपने दोस्तों की बातों को जब सुनता है। अब इसे आभास होने लगता है कि इसने जो किया है वो गलत कर दिया है। ये पछताता है। घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद में ध्रुव से कहता है कि ये लो अपने 1 करोड़ रुपए, मुझे तुम्हारे 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, मुझे मेरी पत्नी को दे दो। इतना कहता है तो इतना सुनने के बाद में ध्रुव कहाँ चुप बैठने वाला था। वो कहता है कि तुम्हारा अपनी पत्नी पर कोई भी अधिकार नहीं है। कानूनन तुम्हारा अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है। अब तुम अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं हो। तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम बस चले जाओ। अब इतना सुनता है तो सुनने के बाद दंग रह जाता है। फिर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि मधु चलो तुम मेरे साथ। मधु कहती है कि कहाँ चलूँ मैं तुम्हारे साथ, तुमने तो खुद ही उन डिवोर्स के पेपर पर साइन किए थे। अब हमारा तुमसे कोई भी ताल्लुकात नहीं है, हम तुम अब अलग हो चुके हैं। इतनी जब बातों को सुनता है तो सुनने के बाद में उसके होश उड़ जाते हैं, उसकी आंखें भर आ जाती हैं, फूट फूट करके रोने लगता है। उससे कहता है कि मधु मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, चलो तुम घर। मधु कहती है कि नहीं, अब मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। फिर मधु को ये मारने पीटने लगता है। तभी ध्रुव बीच में आ जाता है और इससे कहता है कि तुम
अपनी पत्नी को नहीं मार रहे हो, इस वक्त तुम मेरी पत्नी को मार रहे हो। इसके बदले में मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ में मारपीट कर सकता हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओ। इतनी बातें सुनता है तो आंखें इसकी भर आती हैं और रोते हुए फिर उस घर से ये बाहर आ जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। जो मधु के माता पिता थे उनके पास जाता है, उनसे बातचीत करता है कि आप मधु को बुला लाइए, मैं उससे प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। मधु के माता पिता जब ये सुनते हैं तो कहते हैं कि आज तुम किस हक से कह रहे हो कि हम उसे बुला दें। जब मेरी बेटी ने तुमसे कहा था कि उसे शादी नहीं करनी है, तो अब तो तुमने बीमारी का भूख का बहाना लगा दिया था। अब तुम भुगतो, तुम्हें ही भुगतना है ये जीवन भर। माता पिता भी उससे मना कर देते हैं। अब जो बिंदेश था ये रोता रहता है, बिलखता रहता है। पश्चाताप के इसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इसे समझ में नहीं आता क्या करना है, ये पागल सा हो जाता है। फिर ये अपनी सारी जमीन जायदाद को, 1 करोड़ रुपए को अनाथ आश्रम में, विधवा आश्रम में चैरिटी के नाम पर कर देता है। और चैरिटी पर नाम करने के बाद में ये एक सब्जी की दुकान खोलता है, एक ठेला खरीद लेता है और ठेले से ही गांव-गांव जाकर के सब्जियां बेचना शुरू कर देता है और सब्जियां बेचने का काम करने लगता है। अपनी पत्नी को उन सब्जियों की यादों में बुलाना चाहता था। लगभग 3 वर्ष गुजर जाते हैं अपनी पत्नी को बुलाते हुए। 3 वर्ष गुजरने के बाद में जब ये शहर से शहर, दूसरे शहर से शहर सब्जियों को बेचता, तो ये कोलकाता में पहुंच जाता है और कोलकाता में एक चौराहे पर सब्जियों को बेचने लगता है। तभी इसकी मुलाकात अपनी पत्नी से यानी कि मधु से और उसके पति ध्रुव से होती है। तो उन दोनों को देखने के बाद ये दंग रह जाता है। ये उन दोनों के पैरों में पड़ जाता है, उनसे माफ़ी मांगने लगता है। खासकर मधु से माफ़ी मांगता है, उससे कहता है कि मधु मुझे माफ़ कर दो, मैं आज तक अपने गुनाहों की सजाओं को भुगत रहा हूँ, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ चलो। तभी कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जा सकती हूँ, मैंने तुमसे पहले भी बोला था और आज भी बोल रही हूँ, मैं कानूनन इनकी पत्नी हूँ और ध्रुव ही मेरे पति हैं। इतना कहती है और इतना कहने के बाद में उससे सब्जियां ले लेती है और सब्जियों को लेते हुए अपने घर पहुंच जाती है। जो बिंदेश था ये अपने सब्जी के ठेले पर ही रोने लगता है, बिलखने लगता है, क्योंकि 3 साल बाद इसके जो ख्वाब थे वो दोबारा से हरे हो गए थे। अब ये अपने किए हुए पर पछताने लगता है, प्रायश्चित करने लगता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बिंदेश की, मधु की और ध्रुव की। कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ये प्रेम का रिश्ता होता है। ये पैसे का रिश्ता नहीं होता है कि आप जब चाहे अपनी पत्नी को बेच दें या जब चाहे अपने पति की किसी और दूसरे से शादी करा दें। दोस्तों, शादी एक जन्म में केवल एक बार ही होती है, बाद में तो सब व्यापार होता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखें, अपने हाथों की कमाई पर भरोसा रखें, किसी हराम की कमाई के ऊपर ना डोलें। बस दोस्तों, यही कहना चाहूँगा। और मैंने जो आपसे प्रश्न किया था, अगर उस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसका उत्तर क्या है। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।